बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 6 ऑफ कैफ 7 कंपनी लॉ। कल की क्लास में हमने डिस्कस की थी कुछ इंटरेस्टिंग बातें रिगार्डिंग एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, यानी कि एक ऐसी एंटिटी जो कि बनी हो सिर्फ लोगों की भलाई के लिए, कामरानी के लिए, फलाह के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, किसी अच्छे काम के लिए। तो उसको किस तरह से लॉ दिखता है, उसके ऊपर क्या रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो अप्लाई होंगी, कौन से कानून की पासदारी उसको करनी पड़ेगी, क्या उसके ऊपर लिमिटेशंस हैं, क्या उसको प्रिविलेज हैं। होप कि आप लोगों ने कल का लेक्चर ले लिया होगा। अगर आप लोगों ने कल का लेक्चर नहीं लिया है तो अभी इसको रोक के आप लोग पहले कल का लेक्चर ले लो, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैं नॉट फॉर प्रॉफिट के बारे में बहुत सारी बातें की थी, उसको मैं चलो क्विकली एक बार आपके लिए रिकॉल भी कर देता हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जिसने लास्ट क्लास नहीं ली तो वो आज ही देख ले, ऐसा नहीं है। लास्ट क्लास में हमने बात की थी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट से स्टार्ट की थी, और इसमें अंदर बात करते हुए हमने अपनी बात का आगाज़ किया था यहाँ से कि कोई भी बंदा एनपीओ क्यों रजिस्टर करवाएगा, ताकि उसको लिमिटेड लायबिलिटी की प्रोटेक्शन मिल जाए अंडर सेक्शन 42। मैं बार बार अंडर सेक्शन 42 क्यों कह रहा हूँ? आज से पहले तो मैंने सेक्शन 42 का नाम नहीं लिया, लेकिन ये वाहिद ऐसा सेक्शन है जिसको वो सेक्शन नंबर से एग्जामिनर कभी पूछ लेता है। वो कहता है अंडर सेक्शन 42, कंपनीज फॉर्म अंडर सेक्शन 42। तो आपको ये बात बखूबी पता होनी चाहिए कि वो कौन सी कंपनीज होती हैं जो कि फॉर्म होती हैं अंडर सेक्शन 42। ओके, फिर मैंने कहा कि जब कमीशन आपको लाइसेंस देगा, कमीशन क्यों कहा, रजिस्ट्रार क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये वाहिद ऐसी कंपनी है, इसमें बहुत सारी यूनिकनेस है। वन ऑफ द यूनिकनेस ये है कि इसके लाइसेंस के लिए, इसके अप्रूवल के लिए, इसकी इजाज़तनामे के लिए आपको रजिस्ट्रार की जगह कमीशन के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। तो कहता है कि आप कमीशन के पास जाओगे और लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे, लेकिन उसकी कोई ना कोई शराइत होगी। शराइत क्या हो सकती हैं? कहता है कि आपकी जो कंपनी फॉर्म होगी वो एज पब्लिक लिमिट कंपनी होगी, आप डिविडेंड घर लेके नहीं जाओगे, आप जो प्रॉफिट कमाओगे उसको री इन्वेस्ट कर दोगे अपने ऑब्जेक्ट्स को प्रोमोट करने के लिए। आपकी एक्टिविटीज़ लॉफुल होने चाहिए और पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो इन अकॉर्डेंस विद टेबल F होना चाहिए, जो कि हमारे कोर्स में बिल्कुल भी नहीं है। फिर कहता है कि आप जो है अगर पब्लिक लिमिट कंपनी बना रहे हो तो फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग पर्पस होनी चाहिए, जो मैंने पहला पॉइंट था वो क्या कि आप कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, चैरिटी या एनी अदर यूज़फुल ऑब्जेक्ट। एनी अदर यूज़फुल ऑब्जेक्ट बड़ा बुरा सा अल्फाज है, क्यों? क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट देने के बाद कहता है एनी अदर यूज़फुल ऑब्जेक्ट, कह देता है भाई कोई भी भलाई का काम कर रहे हो तो इतनी लंबी लिस्ट देने का एक नुकसान ये हो गया कि लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी, और एग्जाम में अगर रटे वाला सवाल आएगा, जो कि आए में भी है, तो आपको इसको रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। फिर इसमें से भी बाकी कोई अगर हो, रिसर्च हो, स्पोर्ट्स हो, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन हो, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव था, आपने प्रॉफिट कमाया, उसके अंदर आपको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आप घर लेके नहीं जा सकते। फिर हमने कहा कि जो भी लाइसेंस की कंडीशंस होंगी वो आपको अपने मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में मेंशन ज़रूर कर देनी होंगी। प्रिविलेज सबसे बड़ा ये मिलेगा कि आपको लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी आपकी फॉर्म हो जाएगी विदाउट एडिंग द वर्ड लिमिटेड और गारंटी लिमिट एट द एंड ऑफ इट्स नेम। ओके, देन कम्स रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, कि अगर जिन कंडीशंस के लिए आपको लाइसेंस दिया गया था, अगर वो आपने कंप्लाई नहीं की तो आपका लाइसेंस क्या हो सकता है मेरे भाई? रिवोक भी हो सकता है। तो रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस के अंदर हमने बात की कि उसने रूल्स एंड कंडीशंस फॉलो नहीं किए होंगे, रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं की होंगी, उसके जो एक्शंस होंगे वो पाकिस्तान की आवाम के जो है वो हेल्थ के ख़िलाफ़, मफाद के ख़िलाफ़ हो सकता है एनवायरनमेंट पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कर रही हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग में, क्रिमिनोलॉजी में इन्वॉल्व हो सकता है कि वो जो है वो प्रॉफिट्स को तरजीह दे रहा हो लोगों की हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर, जैसे इंडस्ट्रीज में ऐसी बहुत सारी मिसालें पाई जाती हैं। एंड या तो उसने अपने जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सबमिट नहीं कराए होंगे फॉर कंसेक्यूटिव 2 ईयर्स। कंसेक्यूटिव 2 ईयर्स की भी एक हिस्ट्री थी, मैंने बताया था कि कंसेक्यूटिव 2 ईयर्स क्योंकि जब आप अगले साल के कराओगे तो उसमें कंपेरेटिव फिगर आ रही होगी, तो उससे आपकी पिछले साल की एफएसबी उसको लगे हाथों मिल जाएंगी। फिर वो कहता है कि आपने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी जो कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ हो, नंबर ऑफ मेंबर दिल नहीं हो जाए, लेस देन 3 हो जाए, ठीक है। आपने कोई इलीगल फ्रॉडुलेंट काम नहीं करना, और या फिर जो इस बिज़नेस को चला रहे हैं, जो कि एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को चला रहे हैं, उनके खुद के अपने ऑनेस्ट या फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मौजूद नहीं है, ठीक है। देन कम्स, आप अगर इन्वॉल्व हो फ्रॉडुलेंट में, नॉट रॉन्गफुल एड्स में, फंड कर रहे हो टेररिज्म या मनी लॉन्ड्रिंग, लीडरशिप जो है उसकी वो खुद अच्छी नहीं है, अच्छे रूल फॉलो नहीं कर रहे, कंप्लाइंस नहीं कर रहे रूल से, या फिर कमीशन को लगे कि अब जस्ट एन इक्विटेबल टू रिवोक है, यानी कि इनमें से कोई और वो नहीं थी, इनमें से कोई चीज़ फॉलो नहीं कर रही थी, लेकिन उसको लगा ये भी इक्विवेलेंट है, ये भी उतना ही बड़ा जुर्म है कि इसका लाइसेंस रिवोक कर देना चाहिए, तो उसका रिवोक लाइसेंस हो जाएगा। लेकिन लाइसेंस रिवोक करने से पहले कमीशन क्या कहेगा कि कल सुबह 9:30 बजे मेरे दफ्तर में आ जाओ और मुझे बताओ कि मैं आपका लाइसेंस रिवोक क्यों ना करूँ। वो आपको देगा प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अगर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड के अंदर आप
सक्सेसफुल हो गए कमीशन को मनाने में कि ये इतनी बड़ी गलती नहीं है कि मेरा लाइसेंस छीन लिया जाए, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं पेनल्टी पे कर दूंगा, या जो भी आप नेगोशिएशन करते हो, अगर आपकी नेगोशिएशन कामयाब हो जाती है तो आपका लाइसेंस रिवोक नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं होती है, अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देने के बाद कमीशन को लगता है कि नहीं इसका लाइसेंस तो रिवोक होना चाहिए, तो फिर क्या होगा, आपका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। देन कम्स इफेक्ट ऑफ रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। इफेक्ट ऑफ रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस उन्होंने बात की कि अब कंपनी को अपने सारे ऑपरेशंस बंद कर देने चाहिए एक्सेप्ट रिकवरी ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, यानी कि किसी से अगर उधार आपने लेना था, रिकवरी करनी थी उसकी, तो वो आप करोगे। डोनेशन अलाउ नहीं है, आप डोनेशन नहीं ले सकते। आप सारे एसेट्स ट्रांसफ़र कर दोगे आफ्टर सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी टू अनदर NPO हैविंग सिमिलर पर्पस, ठीक है। और ये ट्रांसफ़र आपने करना है कितने दिन में, विदिन 90 डेज़। विदिन 90 डेज़ ऑफ व्हाट, विदिन 90 डेज़ ऑफ व्हाट, विदिन 90 डेज़ ऑफ रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। अच्छा, कंपनी लॉ में ना बहुत सारी जगहों पे ये कॉन्सेप्ट आएंगे डेज़ के, तो मैं तुम लोगों को एक टिप दूंगा कि अभी हमारा डेज़ वाला पहला कॉन्सेप्ट आया है सो फार। इससे पहले तो कुछ डेज़ वाला नहीं पढ़ा ना हमने कि इतने दिन में ये करना है, इतने दिन में ये करना है। आखिरी में आके ना जब 12वां चैप्टर खत्म होता है तो बच्चे ना परेशान होते हैं, सर कोई डेज़ की समरी है, कोई डेज़ की समरी है, कोई इस टीचर ने बनाई है, कोई इस टीचर ने बनाई है। मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा अपने हाथ से बनाओ। रजिस्टर के आखिर में ना 3 पेज छोड़ दो, ठीक है, और उस पर लिख दो डेज़, और लिखते जाओ। लिखो चैप्टर नंबर 1, फिर आगे लिखो टॉपिक का नाम एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। फिर आपने डेज़ के कॉलम में पहली जो चीज़ लिखनी है वो ये लिखनी है कि क्या लिखनी है कि आप अपने ऐसे ट्रांसफ़र करोगे विदिन 90 डेज़ ऑफ लाइसेंस रिवोकेशन। मैं ज़रा चेक कर लूँ, मैंने अपनी वालिदा मोहतरमा को बताया पहुँच के या नहीं। देखो मैसेज आया हुआ है, पहुँचे नहीं, सही बोल रहा मैंने। आप कितने भी बड़े हो जाओ लेकिन आप अपने वालिदैन के लिए जो है ना इतने ही रहते हो। तो जिनके भाई माँ बाप हयात हैं कदर करो उनकी, क्योंकि ये एक वो वाहिद मुखलिस लोग होते हैं कि जो आपसे बिल्कुल सिंसियर रहते हैं। वरना किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, मैं घर से निकल गया, पहुँचा नहीं पहुँचा, आप पहुँचे नहीं पहुँचे। अगर किसी को आपके घर से बाहर निकलने के बाद आपके जो है जगह पे जाने तक, जहाँ आप जा रहे हो उस डेस्टिनेशन तक जाने तक में कोई अगर आपकी दुआ करता है, फ़िक्र करता है, तो आपकी माँ है भाई, सीधी बात है। तो मैं हालांकि इतना बड़ा तो हो गया हूँ, ठीक है, शादी वादी भी हो गई है, लेकिन स्टिल क्या है कि अम्मी को रिपोर्ट कर देता हूँ कि अम्मी मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं ना भी करूँ तो कोई इतनी बड़ी वो नहीं है कि मतलब डांट पड़ेगी, कुछ पड़ेगी, लेकिन एक उनको आसरा रहता है कि यार हमारा बच्चा ना हमें बताता है, हमें इन्फॉर्म रखता है। क्योंकि जब हम लोग बड़े हो जाते हैं ना 22 साल, 24 साल, 25 साल, हमें लगता है कि अब हम अपने पैरों पे खड़े हो गए और हमें अब अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए। लेकिन वालिदैन ना वो बच्चे को बच्चे ही समझते हैं, भले शादी हो जाए, भले आप 35 साल के हो जाओ, भले आपके बच्चे हो जाएं, लेकिन जो आपके पेरेंट्स हैं ना उनके लिए आप अभी भी वही बच्चे रहोगे जो आपके लिए आपके बच्चे हैं, उसी तरह से आपको प्रोटेक्ट करते हैं। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, तो कदर करो, उनकी दुआएं लिया करो। चलो जी, बहरहाल बढ़ते हैं हम एक स्टेप आगे। 90 डेज़ की बात कर रहा था कि आप लोगों ने क्या करना है, रजिस्टर के पीछे एक पेज बना लेना है और लिख देना 90 डेज़। 90 डेज़ का कॉन्सेप्ट कब आया है कि आपने ट्रांसफ़र करना है एसेट्स। अच्छा, कभी कभार जो है जब आप ऐसे सारे डेज़ लिस्ट कर दोगे ना तो फिर आप उसमें से ना डेज़ पिक करोगे। 1 से 10 तक वाली कैटेगरी कौन सी है, सही है, 20 से 30 वाली, 30 से 40 वाली, 40 से 50 वाली, उसको अलग अलग कर दोगे और फिर डेज़ उठा के रेलेवेंट जगह पे डाल दोगे, तो फिर आपको स्ट्रीम लाइन हो जाएगा कि यार 10 दिन में कौन से काम करने हैं, 30 दिन में कौन से काम करने हैं, 40 दिन में कौन से काम करने हैं, 50-60 कोई इतना काम नहीं है, 90 दिन में कौन से काम करने हैं। तो ये आपकी अपनी हाथ की लिखी हुई समरी बन जाएगी। तो ये काम आज से शुरू करोगे पक्का, रजिस्टर कैंड लिख लेना। चलो जी, रिपोर्ट करना है आपने रजिस्ट्रार को विदिन 15 डेज़। 15 डेज़ ऑफ व्हाट बताओ, ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स, शाबाश। और फिर वेंडिंग ऑफ प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देनी है। अगर कोई आपकी एसेट या लायबिलिटी बचता है तो आपने क्या करना है, इनिशिएट कर देना है वाइंडिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स, एसेट बेचना है, लायबिलिटी सेटल करनी है। अगर कोई एसेट लायबिलिटी नहीं है तो आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ने क्या करना है, अप्लाई करना है कमीशन को कि हमारा नाम स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाए। और अगर ये ना हो सका तो कमीशन क्या भेज देगा, चौधरी, ये शंटू भेज देगा, हमने शंटू रखा था ना इसका नाम, ये भेज देगा, एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएगा और कहेगा भाई अब मैं आपकी कंपनी को वाइंड अप करने के लिए आ चुका हूँ। फिर चोर दरवाज़ा बंद करने के लिए क्या तरीका निकालता, चोर दरवाज़ा बंद करने के लिए तरीका निकाला गया था कि ये इसके जो मेंबर्स हैं और ऑफिसर्स हैं वो कहीं भी ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते अगले 5 साल तक, इंक्लूडिंग फैमिली मेम्बर्स। अच्छा, ये मेंबर तो समझ आता है, शेयर होल्डर वो जिनका नाम मेंबर्स के रजिस्टर में डाल दिया हो, वो जिन्होंने एग्री कर लिया हो जो हम शेयर्स लेंगे, वो जिनका नाम शेयर होल्डर के रजिस्टर में आ रहा हो। ऑफिसर्स क्या होता है, ऑफिसर्स कहते हैं, हाँ ठीक है, डायरेक्टर भी कहते हो, CEO, CFO, जितनी इन शॉर्ट टॉप लेवल की मैनेजमेंट होती है ना उसको आप ऑफिसर्स में काउंट कर सकते हो।
जैसे कि कंपनी सेक्रेटरी हो गया, ठीक है, HR मैनेजर हो गया, फाइनेंस मैनेजर हो गया, यानी कि जितने टॉप लेवल मैनेजमेंट के बड़े बड़े लोग हैं ना वो ऑफिसर्स में काम किए जाते हैं, ठीक है। चलो जी बढ़ते हैं हम एक स्टेप आगे। चलो जी, वो कहते हैं 5 साल तक नहीं जा सकते फ्रॉम द डेट ऑफ एसेट ट्रांसफ़र। ये हमारा हो गया छोटा सा रिकैप। अब हम बात करेंगे सवालात पे, ठीक है। सवालात आई होप आप लोग ने कर लिए होंगे, ऑनलाइन वाले हजरात और फिजिकल वाले हजरात और गायबीन जो कि रिकॉर्ड देख रहे हैं। अगर आपने नहीं की तो पॉज करो, अल्लाह के वास्ते सवाल अटैम्प्ट करो, वरना देखो मैं तो सवाल करा लूँगा, फ़ायदा नहीं है ऐसे सवाल करने का जब तक खुद नहीं किया हो। गलत करो लेकिन खुद करो। चलो डिस्कस करें, पक्की बात है। चलो जी, MS शहीद जनरल हॉस्पिटल इज़ अ कंपनी रजिस्टर्ड एज एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, ठीक है, समझ गया। कमीशन रिवोक द लाइसेंस ऑफ SGS ऑन 13 जनवरी 2020। अब हमारे लिए पहली अहम डेट क्या आ गई? क्यों? क्योंकि इसके 90 दिन में क्या करना होता है? एसेट ट्रांसफ़र करना होता है। ये डेट हमारी लिए बड़ी अहम है। कहते हैं कि एंड ऑर्डर द ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स बाई 11 अप्रैल 2020। क्या 11 अप्रैल तक बनते 90 दिन? बन जाते हैं, गिने थे? चलो ग्रेट। कहता है कि SGS मैनेजमेंट ट्रांसफर्ड द एसेट टू गुड आई हॉस्पिटल एंड अदर नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन ऑन 3 अप्रैल 2020। यानी कि कंप्लेंस तो कर ली। अब क्या पूछ रहा है भाई, रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक करी है। मिस्टेक पता है क्या की है? कि जब भी आपने सवाल स्टार्ट करना है ना, आपने रिक्वायरमेंट से पढ़ना है। अब मुझे तो पता था नॉट फॉर प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट आनी है, तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन एग्जाम में तो बिग सवाल आता है ना, आपको नहीं पता किस चैप्टर से आया, तो आपने हमेशा रिक्वायरमेंट से स्टार्ट करना है। कैसे? आपने उठाना है हाईलाइटर या पेन, आपने रिक्वायरमेंट पढ़नी है ऐसे। स्पेसिफाई द पीरियड फॉर विच मेंबर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ SGS विल नॉट बी लायबल टू होल्ड एनी ऑफिस इन GEH। अब तक तो हमने सिर्फ ऐसी बात सिर्फ चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी है, तो ये NPO का सवाल लग रहा है, ऐसा ही है। तो आपने इस तरह से अप्रोच करना है। आप रिक्वायरमेंट पढ़ोगे, आपका दिमाग खुलेगा, कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया, चैप्टर 1 से आया, चैप्टर 1 में कहाँ से आया, NPO से आया। तो आपने क्या करना है एग्जाम में ना, यहाँ पे शॉर्टकट में NPO लिख देना है बस। जो रीडिंग टाइम है ना, ये रीडिंग टाइम की बातें बता रहा हूँ बस। अब आगे बढ़ जाना, अब आगे बढ़ जाना, रिक्वायरमेंट ना घुमा लेनी है। तो फिर जब आप इस सवाल को सॉल्व करने आओगे ना, तो आपका दिमाग चैप्टर 1 में इधर उधर नहीं घूमेगा, आपका चैप्टर में दिमाग सिर्फ जाएगा ही NPO वाले पेज पे। बात समझ आती है? दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच द क्वेश्चन। कहता है स्पेसिफाई द पीरियड फॉर विच मेंबर्स एंड ऑफिसर्स विल नॉट बी एलिजिबल टू होल्ड एनी ऑफिस इन GEH। अच्छा कब तक? 5 ईयर्स फ्रॉम 2 अप्रैल 2015 तक, 2025 तक। अच्छा ये बताओ, एक बात बताओ कि 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्या होता है? एसेट ट्रांसफ़र होगा या रिवोकेशन होगी? हाँ ट्रांसफ़र, रिवोकेशन नहीं होगा, रिवोकेशन नहीं होना चाहिए। हाँ ट्रांसफ़र एसेट्स होगा, शाबाश। चलो जी, अभी काउंट कैसे किया? कुछ ऑनलाइन वाले हजरात होंगे, सर आप करा दें सवाल ना, तो कैसे होगा ज़रा बताओ। कितने कितने तक? 5 साल तक ना। तो 3 अप्रैल 2020 से अगर मैं काउंट करूँगा, 3 अप्रैल 2020 से अगर मैं 5 साल काउंट करूँगा तो क्या होगा? 2 अप्रैल 2025। इसका आंसर कैसे लिखूँगा? द मेंबर्स एंड ऑफिसर्स विल नॉट बी एलिजिबल टू होल्ड एनी ऑफिस इन GEH बाय या टिल 2 अप्रैल 2025, ठीक है। या एज पर सेक्शन 42 ऑफ कंपनी एक्ट 2017 इन दी लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2017 यू कैन स्टार्ट योर आंसर जो है ना वो इन एनी मैनर। अच्छा दूसरी बात ये कि क्विज़ वगैरह हमारे हुआ करेंगे, जैसे हमारे होते थे लास्ट बैच में भी, इस बैच में भी होंगे, और सारे सब्जेक्ट्स के होंगे, ठीक है। ऑडिट तो मेरे ख्याल से आकाश खुद देखते हैं, क्विज़ वगैरह उनका टी वगैरह देख रहा होता है, MCQs हैं या जो प्रैक्टिस है वो देख रहा होता है। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं लास्ट टाइम भी उसके क्विज़ हुए थे, इस बार भी होंगे। कंपनी एक्ट की अगर मैं बात करूँ, सॉरी कंपनी लॉ की, तो लास्ट टाइम भी इसके क्विज़ हुए थे अच्छे खासे, और चैप्टर वाइज हुए थे। चैप्टर वाइज के बाद एक मिड टर्म हुआ था बीच में, मिड टर्म के बाद फिर लास्ट मंथ में जाके ना हर वीक में एक ग्रेड का टेस्ट हुआ था, और फिर फाइनल मॉक हुआ था। तो इंशाल्लाह टेस्टिंग मेरी भरपूर रहती है, लेकिन एक शिकवा रहता है कि बच्चे अटैम्प्ट नहीं करते। नॉन सीरियस एटीट्यूड। रिज़ल्ट आएगा फिर देखेंगे, रिज़ल्ट आएगा, हाँ अब रिज़ल्ट आ गया, अब देख लिया, अब कंपनी लॉ रखना भी है, फिर भी बस लेक्चर ले लें, ठीक है। एंड के महीने में जब एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर बैठे पास पेपर करेंगे, फिर नहीं होते भाई सवाल आते, फिर नहीं होते ऑनेस्टली।
कि जो हम प्यार मोहब्बत से निकाले ना 12-12, 15-15 सवाल से निकल के पता नहीं चल रहा, खुद करने बैठोगे ना लग पता जाएगा, बहुत टाइम खाएगा, सवाल पिक ही नहीं होगा। और फिर सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन तुम्हारी फ़ोन और ये सोशल मीडिया ऐप्स है, पढ़ने बैठोगे होगा ही नहीं। तो एक बार क्लास में मेरे साथ कर लो और एक बार टेस्ट दे दो, तो ताकि एंड पे जब तुम पढ़ने बैठो तो काम आसान हो जाए, आधा काम हुआ हो, ज़िंदगी हमारी आसान रहे, ज़िंदगी को मुश्किल ना बनाओ। क्या मेरी बात समझ आती है? ऑनलाइन वाले हज़रात, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? चलो जी, दोबारा हम क्या पढ़ेंगे? रिक्वायरमेंट। इन द व्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 you are required to explain the conditions that need to be satisfied before the commission may issue a license and allow it to dispense with the word limited from its name। इसने कहीं पूछा कि मैं सेक्शन 42 की बात कर रहा हूँ? नहीं। इसने कहीं कहा कि एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है? नहीं। और हाथ क्या लगता है? एनपीओ का सवाल ही है ना, लग ही नहीं रहा कहीं से। कैसे लग रहा है? ना इसने सेक्शन 42 बोला है, हाँ, ना इसने सेक्शन 42 बोला, ना इसने एनपीओ का नाम लिया, लेकिन फिर भी एनपीओ का है। कैसे? लिमिटेड हटा लो अपने नाम के साथ, ये प्रिविलेज सिर्फ एनपीओ को मिलती है। कहता है कि एक्सप्लेन करो क्या कंडीशंस, कौन सी जो कि सेटिस्फाई करनी है इससे पहले, लाइसेंस देने से पहले, ताकि अपने नाम के साथ लिमिट का लफ्ज़ हम हटा सकें। ये एसी जो है ना वो ख़तरनाक तरीके से मेरी पीछे आ रहा है, इसको ऊपर करते हैं। स्विंग का है इसका यार, स्विंग स्विंग स्विंग, ये रहा। चल जा भाई। अरे भाई साहब, नाराज़ हो गया ऐसी यार। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या बात चली थी कि कौन सी कंडीशंस पूरी करनी चाहिए, तो आप क्या लिखोगे? पब्लिक कंपनी बनानी फॉर प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, चैरिटी और बला 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 बला। ठीक है, और फिर डिविडेंड पेमेंट नहीं होगी, घर लेके नहीं जाएंगे, प्रॉफिट जो मिलेगा वो री इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, फिर पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए, और MOA इन अकॉर्डेंस विद टेबल F होना चाहिए, और बस यही है। पक्की बात है, ठीक फरमाया आपने, यही है। ठीक है, और सोचो, और तो कुछ नहीं है, बस बिल्कुल ठीक है, शाबाश। और आप कहोगे नीचे कि अगर आपने ये कंडीशंस को फुलफ़िल कर दिया, सेटिस्फाई कर लिया, तो कमीशन क्या करेगा? आपको लाइसेंस इशू कर देगा। डन हो गया। चलो अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या कहता है? कहता है जनाब, ब्रीफली डिस्कस द इफेक्ट ऑफ रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस ऑन CRA, इट्स मेंबर्स एंड ऑफिसर्स। अब इसमें भी कहीं लिखा है एनपीओ का सवाल है? नहीं, लेकिन क्या है? रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। आपके केस में जो आपकी कंपनी लॉ कोर्स है ना, इसमें सिर्फ लाइसेंस एक ही जगह मिलता है। किसमें? एनपीओ में। आगे जाके कॉर्पोरेट लॉ में पढ़ोगे NBFC का भी लाइसेंस मिलता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, वो बैंक नहीं होते, बैंक जैसे ही कुछ होता है, उसका लाइसेंस मिलता है। और ऐसे और स्पेसिफिक बिजनेसेस होते हैं जिनका आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस सब्जेक्ट, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, फॉर द सेक ऑफ कैप 7, एक ही चीज़ का लाइसेंस मिलेगा, क्या? एनपीओ का। अब वो कह रहे हैं कि बताओ कि अगर लाइसेंस छिन जाए तो उसका क्या इफेक्ट होगा। पढ़ लेते हैं सवाल को। कह रहा है द लाइसेंस ऑफ CRA वॉज इशूड अंडर सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ज़िंदगी आसान कर दी, कैसे? 42 लिख दिया। was revoked by the commission as the affairs of CRA was conducted in a manner prejudicial to the public interest under Companies Act 2017। वो कह रहा है कि इसके एक्शंस ना प्रीजुडिशियल थे, वन ऑफ द कंडीशंस ऑफ रिवोकेशन वो वाला था। कोई भी रीज़न हो सकता है। कह रहा है अब बताओ कि इसके मेंबर्स और ऑफिसर्स पे रिस्ट्रिक्शंस कौन कौन सी लगेंगी। अब देखो, जब इसने मेंबर्स को और ऑफिसर्स को अलग अलग कर दिया ना, तो आपके आंसर में भी बेटा प्यारे भाई ये अलग अलग होने चाहिए। मेंबर्स भी अलग होंगे और ऑफिसर्स भी अलग होंगे। सबसे पहले बताओ मेंबर्स के ऊपर कंडीशंस के आफ्टर द डेट ऑफ एसेट ट्रांसफ़र मेंबर्स और इसके फैमिली मेंबर्स कैन नॉट होल्ड द ऑफिस इन अनदर NPO फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। ठीक है, मेंबर्स और ऑफिसर्स एक ही में आएंगे, पक्की बात है।
अलग अलग आएंगे? एक ही में आएंगे। तो तुमने बता देना है मेंबर्स एंड ऑफिसर जो है, और बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे लगा ये इसने कंपनी लिखा हुआ है, तो मेंबर्स एंड ऑफिसर्स जो है ना एक ही चीज़ है, ऑन सी आ रहा है, ये देखो, एक सेकंड, ये ऐसे नहीं लिखना था, ये हमारे पास आना था ऐसे, ये करना था मैंने वो एक और दो वहाँ लिख दिया। अब बताओ मेंबर्स ऑफिसर्स हो गया एक चीज़, सी आ रहे हैं, बताओ स्टॉप रिसीविंग द डोनेशंस, स्टॉप ऑल दी अदर ऑपरेशन एक्सेप्ट रिकवरी ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, और ट्रांसफर एसेट्स विद इन 90 डेज ऑफ द रेवोकेशन, और फिर टू सिमिलर हैविंग सिमिलर बिजनेस प्रेफरेबली, और नहीं लिखा हुआ नहीं कि लिमिट हटा देंगे, ये कंडीशंस में नहीं लिखा हुआ, मतलब ये आफ्टर इफेक्ट्स में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। बढ़ जाए एक स्टेप आगे, चलो जी। तो आपने क्या कर देना है, अपने ऑपरेशन को स्टॉप कर देना है, नॉट अलाउड टू एक्सेप्ट और डोनेशंस, ठीक है, नहीं ले सकते आप, और सारी लाइबिलिटी जो है ना एसेट पे अपना लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करने के बाद एसेट आपने ट्रांसफर कर देना किसको, 90 डेज़ में, अनलेस ये कमीशन क्या कर दे, एक्सटेंड कर दे। अच्छा जी, अब इसमें एक और लाइन भी लिखी हुई थी आपकी किताब में, वो मैंने डिस्कस की नहीं लेक्चर्स में, चलो यहाँ पे कर देता हूँ, आपको लगे हाथों कि जब आप वाइंडिंग अप कर रहे होते हो ना अपनी कंपनी की, वाइंडिंग अप कर रहे होते हो ना एसेट्स लायबिलिटी के लिए, तो आप चाहो तो एक रीज़नेबल अमाउंट ना कंपनी के एसेट में से अपने पास रख लो। क्यों? क्योंकि जब आप वाइंडिंग अप करोगे, एसेट्स बेचोगे, तो उसमें कोई कॉस्ट आएगी, दिहाड़ी देनी होगी मजदूरों को, कुछ चीज़ें भी तो उठानी होंगी, कंपनी की सफाई करानी होगी पूरी। तो जब आप दुकान बंद करोगे तो आपको मजदूर भी तो लगेंगे ना, आपको कोई रीज़नेबल एक्सपेंस इनकर करने पड़ेंगे ना, ट्रक वाले को बुलाया, एसेट उठा के एक जगह दूसरी जगह भिजवाए, तो रीज़नेबल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस फॉर वॉलंटरी वाइंडिंग अप। अगर आप वॉलंटरी वाइंडिंग अप की तरफ जा रहे हो, आपको एसेट्स अभी बेचने हैं, लाइबिलिटीज और पे ऑफ करनी है, तो रीजनेबल अमाउंट अपने पास रख लेना, ठीक है, ताकि आप वाइंडिंग अप कर सको। क्या मेरी बात क्लियर है? सवाल नंबर 15 में किसी को कोई मसला, कोई परेशानी? आ जाओ। उमामा बाजी ने सवाल सही से नहीं पढ़ा था ये वाला, जिसकी वजह से उनका टाइम नहीं हुआ, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कहता है आइडेंटिफाई एनी 4 क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच कंपनीज फॉर्म अंडर सेक्शन 42 2017 कंपनी सेक्टर के तहत बनी हुई, वो डिफ़र करती है किसी भी अदर लिमिट लायबिलिटी कंपनी से। कैसे? अब मुझे बताओ, अरहाद भाई आप बताओ कि एक कंपनी जो नॉर्मल कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वॉट एवर, चलो पब्लिक कंपनी की बात करते हैं, लाइक टू लाइक रखते हैं, तो मुझे बताओ कि एनपीओ उससे कैसे डिफरेंट है? हाँ, शाबाश, बेहतरीन। मैं रिपीट भी कर देता हूँ साथ साथ उन लोगों के लिए जिनको तुम्हारी आवाज़ पहुँच नहीं रही होगी। अरहाद भाई ने पहला पॉइंट दिया मुझे बहुत ज़बरदस्त, कहता है कि जो नॉर्मल कंपनी होती है ना, वो प्राइवेट भी होती है, एसएमसी भी होती है, और जो है पब्लिक भी होती है, लेकिन एनपीओ क्या होगी? सिर्फ पब्लिक। शाबाश, आगे। ठीक है, अरहाद भाई ने कहा कि एनपीओ को एक प्रिविलेज हासिल है कि वो अपने नाम के आखिर में से अगर लिमिट हटाना चाहे तो हटा सकती है, लेकिन बाकियों को ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट, ठीक है, सही है, ठीक है। अरहाद भाई ने एक और पॉइंट दिया, ये शायद आगे के आंसर में डिस्कस या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन बड़ा अच्छा पॉइंट दिया है। वो कहते हैं कि एनपीओ का जो मकसद है ना, वो है सोशल वेलफेयर, चैरिटी, डोने, अपना ये कोई एजुकेशन, रिलीजन्स, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, इस यूज़फुल पर्पस के लिए क्या करना, यूज़फुल पर्पस के लिए क्या करना, एनपीओ का लाइसेंस लेना। लेकिन जो नॉर्मल कंपनी होती है ना, वो कोई भी लॉफुल बिजनेस कर सकती है, लॉफुल बिजनेस कर सकती है, वो कोई ट्रेडिंग कर सकती है, वो कोई मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है, वो कोई सर्विस दे सकती है फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। लेकिन एनपीओ प्रॉफिट कमाने की नीयत से नहीं, सोशल वेलफेयर की नीयत से खोली जाती है, ठीक है। अब वो मामा आप बताओ, अगर ये अपने उखाड़ नहीं हो तो। हाँ बताओ। ठीक है, वो कहती है कि बाकी कंपनीज को कोई लाइसेंस लेने की स्पेसिफिक ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन एनपीओ एक वाहिद कंपनी जिसको कमीशन से जाके लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है। ठीक है, कमीशन फर्दर कंडीशन रख सकता है, वो तो नॉर्मल वाली भी रख सकता है अगर चाहे तो डिस्क्रिप्शनरी है, ठीक है। बस हो गई, बस चलो।
अब पढ़ लेते हैं। अब आप अगर चाहो एग्ज़ाम में तो ये वाली चीज़ें ना भी लिखो, ये अलग अलग ना करना चाहो ना, आप जनरली लिख दो आगे बढ़ा बढ़ा के ना। मतलब जब भी देखो आंसर हो ना, कि जब भी सवाल तुमसे इस तरह का किया जाए कि आपने ना दो चीज़ों में कंपैरिजन करना है और बताना है कि एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे है, तो आपका सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप बीच में एक लाइन ड्रॉ करो और आमने सामने बातें लिखो। सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है। अब कुछ बच्चे देखो, अगर ये था ना सवाल कुछ 7 मार्क्स का मिसाल तौर पे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको आता होगा लेकिन उसमें से 2-3 मार्क्स से ज़्यादा नहीं ले सकते। पता है क्यों? वो एक पैराग्राफ में सारी बातें लिख देंगे और पढ़ने वाले के लिए ना मतलब दिमाग की दही हो जाएगी उसकी, आसान लफ्ज़ों में, कह रही क्या लिखा है इसने। बातें सारी सही होंगी, गौर से पढ़नी पड़ेंगी बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इतना टाइम उसके पास नहीं होगा। आपने कहा कि पब्लिक और प्राइवेट बन सकती है, लेकिन ये सब पब्लिक बन सकती है। इसको लिमिट लगाना पड़ेगा, इसको नहीं लगाना पड़ेगा। इसकी प्रॉफिट अर्निंग होती है, इसका सोशल वेलफेयर होती है, यूज़फुल एक्टिविटीज़। कहते हैं आम कंपनी डोनेशन नहीं ले सकती, एनपीओ डोनेशन ले सकती है। कहते हैं आम कंपनी डिविडेंड पे कर सकती है, एनपीओ नहीं कर सकती। आम कंपनी को लाइसेंस नहीं चाहिए होता स्पेशल, इसको चाहिए होता है। ज़्यादातर पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया और बेहतरीन कर लिया, शाबाश, बहुत आला। चलो जी, अब हम जाएंगे फर्दर प्रैक्टिस की तरफ। ये हमारे हो गए सारे सवाल। एक सेकंड, इसको मिस से करते हैं। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे ब्रेक करते हैं, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं, एक नए टॉपिक से आगाज़ करते हैं। ठीक हो गया? ब्रेक हमने छोटा सा लिया था चीज़ें सॉर्ट करने के लिए, और अब हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे हैं। चलो जी, अब हम बात करते हैं कुछ अथॉरिटीज़ के ऊपर। ये अथॉरिटीज़ क्या होती हैं, यानी कि कंपनी को अथॉरिटेट करने की पावर किस किस के पास है। ऑफिशियल्स क्या होते हैं, यानी कि कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव, कंपनी के ऑफिशियल असाइनी, कंपनी के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव, कंपनी के ऑफिशियल नुमाइंदे, और मेंबर्स। मेंबर्स क्या होता है? शेयर होल्डर। सब शेयर होल्डर, शेयर होल्डर कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, क्या थी? गारंटी वाली कंपनी में जिसने गारंटी दी थी कि वो सब्सक्राइबर भी होते हैं जो शुरू में लेके जाते हैं, जनाब हमने कंपनी बनानी है, और हर वो बंदा जिसका नाम रजिस्टर में एंटर कर दिया जाए वो मेंबर है। ठीक है। रजिस्ट्रार क्या होता है? रजिस्ट्रार के बारे में ना कंपनी थोड़ी सी जज्बाती होती है, जज्बाती। वो कहता है कि रजिस्ट्रार जो है ना, रजिस्ट्रार जब बोलूँ ना तो रजिस्ट्रार में ये सब लोग शामिल हैं। ये रजिस्ट्रार कौन है? ये कंपनी का जो सारा डाटा बैंक मेंटेन करने वाला बंदा है ना, ये रजिस्ट्रार उसको कहते हैं। ये कोई बंदा नहीं है, ये एक ऑफिस है, रजिस्ट्रार का ऑफिस। यानी कि मैंने बताया था कि जितनी सारी कंपनीज़ को रेगुलेट करती है वो कौन करती है? SECP, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन सारे काम सिक्योरिटीज ऑफ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं देख सकती, उसको अपने साथ कोई लगाना पड़ता ना बंदा। तो बंदा लगाए ताकि वो डेली की डेली जो मसाइल हैं कंपनी के, जो है कंपनी ने रेगुलेशन से फॉलो की है नहीं की है, नॉन कंप्लाइंस तो नहीं हुई है, कोई पेनल्टी के लिए जो है ना वो तो हकदार नहीं होगा, इनके ऊपर पेनल्टी लानी पड़ जाए, और कोई ऐसी जो है अनयूजुअल चीज़ तो नहीं हो गई। जो जितने बड़े मसाइल हैं ना वो SECP खुद देख लेता है। लेकिन जो छोटे छोटे मसाइल हैं ना, नाम गलत रख दिया, नाम चेंज कराना है, प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज कराना है, मैं कराची में ऑपरेट करता, मैं कराची से मैं वाइंड अप कर रहा हूँ लाहौर जा रहा हूँ, तो ये क्या हर बात के लिए SECP के पास जाऊँगा? अब SECP के पास यही काम रह गया क्या? नहीं ना। तो इस चीज़ के लिए रजिस्ट्रार की ज़रूरत पड़ी कि SECP ने अपना एक सबऑर्डिनेट कायम उदायम कर दिया, जिसे हमने कहा रजिस्ट्रार। अब जब कंपनी आपके रजिस्ट्रार के बारे में बात करती है ना, आपकी किताब जब रजिस्ट्रार के बारे में बात करती है, तो जब वो रजिस्ट्रार के बारे में कोई बात करे तो आप समझ जाए रजिस्ट्रार में सारे लोग शामिल हैं। कौन? रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, 2 मरतबा आगे एक बार है, एंड अदर ऑफिसर्स एज डेजिग्नेटेड बाय दी SECP। यानी कि क्या? रजिस्ट्रार कौन है बताओ? रजिस्ट्रार में ये सारे लोग शामिल हैं। ये वो धमाल ली जिन्नत स्वामी मुत्तुस्वामी रेड गुबाल है, नाम बताते बताते हुआ पहुँच जाएंगे। वैसे ये रजिस्ट्रार का नाम लेते रहते जो है लेक्चर हमारा हो जाएगा। तो ये रजिस्ट्रार का इतना बड़ा नाम है, ये आपने याद करना है कि रजिस्ट्रार के अंदर कौन कौन शामिल है। अगर MCQs में आ गया तो कि कौन सा बंदा इसमें से रजिस्ट्रार नहीं है,
तो आप क्या कहोगे, ये बंदा रजिस्ट्रार नहीं है। लेकिन वैसे बट फारक सी चीज़ें नहीं एग्जामिन करेगा। पता होना चाहिए कि रजिस्ट्रार भी बहुत सारे होते हैं। जैसे वो FBR में कमिश्नर होता है ना, वो CIR3 CIR2 और ठीक है OIR पता नहीं क्या क्या होता है। ठीक है, अपील के सिलसिले में भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा, टैक्स में पढ़ा है, कोई टैक्स पढ़ रहे अभी पढ़ रहे हो, पढ़ लिया टैक्स। वो टैक्स में होता है ना, अपील करने के लिए आप जाते हैं, पहले ट्रिब्यूनल होता है, फिर ये होता है, फिर वो अपीलेट होता है और पता नहीं क्या क्या होता है। तो अथॉरिटीज़ होती हैं, वैसे यहाँ भी अथॉरिटीज़ हैं। रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, एडिशनल जॉइंट डिप्टी असिस्टेंट, और कोई ऐसा बंदा जिसको ऐसे भी कहते हैं रजिस्ट्रार, तो वो रजिस्ट्रार है। बात समझ आती है। रजिस्ट्रार के फंक्शंस क्या हैं, पावर्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, आओ देखते हैं। आजा भाई। सबसे पहली चीज़ कहते हैं रजिस्ट्रार की जो ड्यूटी शुरू होती है ना, प्राइमरी ड्यूटी, प्राइमरी और बेसिक ड्यूटी, वो स्टार्ट होती है कंपनीज की रजिस्ट्रेशन से। यानी कि 4 लोग गए, 4 लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई। याद है 10 लाख रुपए वाली कंपनी बनाई थी हमने पहली क्लास में। तो पहली क्लास में हमने जो कंपनी बनाई, वो 4 लोग उठ के चले गए कहाँ पे, रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार के पास कहा कि हम एक कंपनी बनाना चाहते हैं। अच्छा, फिर वो उसका नाम चेक करेगा, सारी चीज़ें चेक करेगा कि ये नाम पहले किसी ने रखा तो नहीं है। वो हम आगे जाके अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम जो बात करें ना, हम रहेंगे ऑफिशियल्स की हद तक, कि कंपनी के जो बड़े हैं, सरबराहान हैं, निगरान हैं, निगरानी करने वाले हैं, जो कंपनी को देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, वो कौन लोग होते हैं और उनके क्या और काम होते हैं, वो पढ़ रहा हूँ। तो मैं अभी कंपनी की रजिस्ट्रेशन के ऊपर नहीं जा रहा। आ जाओ। सबसे पहले जो ड्यूटी शुरू होती है रजिस्ट्रार की, वो कैसे होती है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज से। रजिस्ट्रार की एक और ड्यूटी भी है। अच्छा, ये पावर एंड ड्यूटीज़ है, यानी कि इसमें पावर भी है और ड्यूटी भी है। रजिस्ट्रार के पास पावर है कि वो रिसीव कर सकता है डॉक्यूमेंट कंपनीज एक्ट के तहत, चाहे वो मेमोरेंडम हो, चाहे वो आर्टिकल्स हो, चाहे उसकी ऑल्ट्रेशन हो। ये ऑल्टरकेशन नहीं है, ये ऑल्टरेशन है। ठीक है, ये क्या है, ऑल्ट्रेशन। यानी कि कोई भी कंपनी अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाती है, किसको दिखाएगी जाके, रजिस्ट्रार को। आर्टिकल्स बनाती है, किसको दिखाएगी, रजिस्ट्रार को। उसके अंदर कोई तब्दीली करनी है, किसको दिखाएगी, रजिस्ट्रार को। नाम रखना है, किसके पास जाएंगे, रजिस्ट्रार के पास। नाम चेंज करना है, किसके पास जाएंगे, रजिस्ट्रार के पास। हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास की मेंबर्स ने 3/4 मेजोरिटी से, किसको जमा कराएंगे, रजिस्ट्रार को। ठीक है, चलो जी। मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ मॉर्गेज एंड चार्जेस। मॉर्गेज एंड चार्जेस तो नाम सुना हुआ, अगर ओरिएंटेशन में इसके ऊपर थोड़ी सी बात की थी। चैप्टर नंबर 7 में डिटेल में स्टडी करेंगे इंशाल्लाह, कि अगर कोई कंपनी लोन लेने जाती है और उसके एवज कोई चीज़ गिरवी रखवाती है, तो उसे हम कहेंगे मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट करवाना। अब मॉर्गेज किस पे होता है, चार्ज किस पे होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन रजिस्ट्रार के पास पावर है क्या, कि वो अपने पास रजिस्टर में एंट्री करेगा कि इस कंपनी ने, अरहाद एंड सुमरू लिमिटेड कंपनी ने जो है ना, वो 15 लाख का लोन लिया हुआ है, और 15 लाख के लोन के अगेंस्ट अपने बहरिया टाउन की जो है ना, वो एक छोटी सी झुग्गी मॉर्गेज करवाई हुई है। झुग्गी इसलिए बोला कि वो 15 लाख का लोन ना, महंगी प्रॉपर्टी होती है, झुग्गी छोटी होगी। ठीक है, तो बहरिया टाउन की एक झुग्गी जो है, अरहाद भाई ने क्या की हुई है, मॉर्गेज कराई हुई है। किसके अगेंस्ट, 15 लाख के लोन के अगेंस्ट। तो ये किसको बताना चाहिए, रजिस्ट्रार को। ऐसे ऐसे भी किसको हो सकते हैं ना, बाकी साइन दिमाग है, तो मैं पता है कि एक प्रॉपर्टी 4 बैंक्स के पास मॉर्गेज करा दी और सबसे लोन ले लिया, इतने की प्रॉपर्टी नहीं जितने का लोन ले लिया। तो इसके लिए मॉनिटर करना, सुपरवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ये यहाँ भी रजिस्टर होता है और एक और जगह है वहाँ भी रजिस्टर होता है। बात समझ आती है। चैप्टर नंबर 7 में इंशाल्लाह डिटेल में स्टडी करेंगे कि मॉर्गेज चार्ज कहाँ कहाँ रजिस्टर होता है। लेकिन फॉर नाउ क्या बात चल रही है कि रजिस्ट्रार की पावर है कि वो मेंटेन करेगा क्या, एंट्री करेगा किसकी, मॉर्गेज चार्जेस के रजिस्टर की। नंबर 4, अप्रूव एंड रेक्टिफाई कंपनी नेम, बात हो चुकी है। कॉल ऑन कंपनी ऑफिसर, ये क्या, कॉल करके बुलाना, हाँ, किस चीज़ के लिए, अगर कोई उन्होंने नॉन कंप्लायंस की है, उनके बारे में कोई रिपोर्ट आई है, उनका नाम पनामा लीक्स में आ गया, तो वो क्या करेगा, उनको बुलाएगा, भाई साहब इधर आओ, आप तो चोर लगते हो, कंपनी फॉर्म करते वक्त आपसे मैंने वादे लिए थे कि कोई चोरी नहीं करोगे, कोई 2 नंबरी नहीं करोगे, कोई इलीगल फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होगे, कोई क्रिमिनोलॉजी में इन्वॉल्व नहीं होगे। लेकिन जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, मुझे रिपोर्ट आई है कि इसके बाद मैनेजमेंट लोग सही नहीं है, ज़रा आके बताओ। तो क्या करेगा, डायरेक्टर्स को या किसी को भी बुला लेगा एक्सप्लेनेशन के लिए। डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, पे नहीं किया, इधर आओ भाई, क्यों पे नहीं कर रहे। कोई भी किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए रजिस्ट्रार चाहे तो कंपनी के बड़ों को बुला सकता है, पावर इसके पास। इंस्पेक्ट बुक एंड रिकॉर्ड्स, कंपनी के अकाउंट्स, कंपनी के रिकॉर्ड्स, कंपनी की डिटेल्स, रजिस्ट्रार चाहे तो किसी भी वक्त जाके इंस्पेक्ट कर सकता है। सीज बुक्स एंड रिकॉर्ड विद एसएसपी अप्रूवल, कभी कभार कंपनी के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, तो आपने शायद कभी सुना हो, जाके अपने बचपन में हम बड़ा सुनते थे, अब तो खैर नहीं सुनता ऐसा कुछ, कि फला कंपनी के रिकॉर्ड सीज कर दिए। ठीक है, ये अक्सर औकात जो है वो IAS 10 में मिसाल दी जाती है पढ़ाते हुए। अभी पढ़ोगे, FR2 पढ़ लियो, पढ़ लो, FR2 पढ़ लियो। हाँ हाँ, FR2 में अक्सर एक मिसाल दी जाती है
कि जब कंपनी को पता लगने वाला होता है ना कि इसके रिकॉर्ड में छापा पड़ने वाला है, वो बोलते हैं हमारे रिकॉर्ड रूम में आग लग गई, ठीक है। तो फिर इसकी अकाउंटिंग सोचते थे कि एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग है, ठीक है। तो खैर बहरहाल क्या बात चली थी कि रजिस्ट्रार के पास पावर है कि वो सीज कर सकती है रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जहाँ उसके रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए, सारे वाउचर्स पड़े हुए, उसको ताला लगा दिया जाए और कहा डो नॉट एंटर हेयर, इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। वो CID जब छापा नहीं मारती थी, छापा मारने जाती थी, तो क्या करती थी, क्राइम सीन डो नॉट एंटर, 4 दीवारी में। तो क्या हो रहा था, अंदर इंस्पेक्शन चल रही है, तो रजिस्ट्रार भी चाहे तो कंपनी के रिकॉर्ड क्या कर सकता है, सीज कर सकता है और कहे कि बेटा क्राइम सीन चल रहा है, डो नॉट एंटर। बात समझ आती है। रिसीव्ड नोटिस एंड डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्रार के पास एक पावर है कि वो नोटिस रिसीव कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर सकता है। कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स रिसीव करता है, FS रिसीव कर सकता है। स्पेशल रेजोल्यूशन कोई कंपनी ने पास की तो रजिस्ट्रार बोलेगा बेटा मुझे बताओ स्पेशल रेजोल्यूशन क्यों पास करी है। अब तुम्हारे जहन में एक सवाल आएगा, हम रजिस्ट्रार को क्यों बताएं, हमारी कंपनी, हाँ ठीक है रजिस्टर कर लिया। भाई साहब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने से आप बहुत कुछ तब्दील कर सकते हो कंपनी के अंदर। आप कंपनी का नाम तब्दील कर सकते हो, आप कंपनी की लोकेशन तब्दील कर सकते हो, आप कंपनी के चलने फिरने के तरीक़ेकार तब्दील कर सकते हो, आप शेयर होल्डर्स के राइट्स को चेंज कर सकते हो। इतनी खतरनाक चीज़ है, पावरफुल चीज़ है, आसान चीज़ थोड़ी है स्पेशल रेजोल्यूशन। 3/4 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर, यानी कि 75% लोगों ने किसी चीज़ की हामी दे दी, तो है ना सिग्निफिकेंट चीज़। तो अगर हम ऐसे ही चेंजेस करते रहेंगे तो रजिस्ट्रार के पास तो सारा पुराना चीज़ पड़ी होगी, पुराने रिकॉर्ड पड़े होंगे। तो क्या रजिस्ट्रार नहीं चाहेगा कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन हो वो अपडेटेड हो, है ना। तुम घर से निकलते हो, कहीं जाते हो, तुम्हारे वालिद साहब को होता है ना कि यार मेरा बेटा जहाँ जा रहा है मुझे पता हो कहाँ जा रहा है, ठीक है। मेरे अब्बा को तो बहुत ज़्यादा होता है कि अगर मैं कहीं भी जाऊँ तो घर पूछते हैं अम्मा से किधर गया है, तो मैं बोलती हूँ भाई इधर गया है, ठीक है, कब तक आएगा। तो फिर मुझे पूछते हैं बेटा जी कब तक आओगे। तो अब्बा को क्या होता है, एक होती है ना अंदर कि भाई मैं बाप हूँ, मेरे को पता होना चाहिए कि घर में क्या चल रहा है। तो ये अब्बू जी हैं, इनको क्या पता नहीं, इनको क्या चाहते हैं भाई ये कि इनको पता होना चाहिए कि कंपनी के अंदर चल गया रहा है। तो इसलिए भले स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो और कोई भी ऐसी चीज़ हो तो वो क्या करेगा, बोलेगा भाई मुझे लगे जमा कराओ। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट क्या होती है, चैप्टर नंबर 8 में डिटेल में जाके स्टडी करेंगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट क्या होती है, इसके कंटेंट्स क्या होते हैं। लेकिन फॉर नाउ कंपनी इनकॉर्पोरेट होते ही जो पहली रिपोर्ट बनती है उसे हम स्टैट्यूटरी रिपोर्ट कहते हैं। वो बोलेगा वो भी जमा कराओ मुझे। फिर वो कहता है कि अगर आपकी कंपनी पे कोई CEO आ रहा है, डायरेक्टर आ रहा है, ऑडिटर आ रहा है, इसके बारे में भी मुझे इन्फॉर्मेशन पूरी मिलनी चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि कौन CEO है, कौन CFO है, कौन कंपनी सेक्रेटरी है, कौन डायरेक्टर है, कौन ऑडिटर है। ये कंपनी के बड़े लोग हैं, चलाने वाले लोग हैं। मुझे पता होना चाहिए ना कल को अगर कोई मसला हुआ कि इस कंपनी में चलाता कौन है। पता चला जनाब कंपनी ने फ्रॉड कर दिया, ठीक है, तो अब कंपनी ने किया, कंपनी को पकड़ते रहो जाके। कंपनी को पकड़ोगे नहीं, किसको पकड़ोगे, चलाने वाले को। तो रजिस्ट्रार को पता होना चाहिए कि कंपनी दर हकीकत चला कौन है, इसके पीछे बैठा हुआ कौन है। क्या मेरी बात समझ आती है, पक्की बात है। इसको एक दफ़ा रीड कर लो और कोई कन्फ्यूजन तो पूछो। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, आपकी किताब ना जगह जगह इसको प्यार से कहती है कमीशन। कमीशन में स्पेसिफाई एज में भी स्पेसिफाइड बाय कमीशन चाहे तो। ये कमीशन क्या है, वो नोट वाला कमीशन है? नहीं, ये नोट वाला कमीशन नहीं है। ये कौन सा कमीशन है, ये कमीशन है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाला कमीशन। क्या मेरी बात समझ आती है, ठीक है। अब कहता है कि कमीशन क्या है, कमीशन सबका रेगुलेटर है, सारी कंपनीज को मॉनिटर करता है, सारी कंपनीज का कौन है, हेड है। अच्छा, अब हम इसमें पढ़ने क्या जा रहे हैं। पहली मेरे पास चीज़ आ रही है ऑफिसेस, दूसरी आ रही है फंक्शंस, यानी कि इसके दफ्तर कहाँ कहाँ हैं। कि दफ्तर जानना क्यों ज़रूरी है, ताकि हम पता कर लें इसके दफ्तर कहाँ कहाँ है। एग्ज़ाम के लिए जानना क्यों ज़रूरी है, ताकि अगर MCQs में आ जाए तो हम मार्क्स निकाल लें। अगर रट्टे वाला सवाल पूछे बताओ SSB के दफ्तर कहाँ कहाँ है, पूछेगा नहीं, तब बड़ा बेवकूफ़ नहीं है। जिस तरह से पेपर का ट्रेंड बढ़ रहा है ना ऊपर्स, तो ये मुश्किल चीज़ें पूछ रहा है, आसान चीज़ें नहीं पूछता। और इवन चैप्टर नंबर 1 में से तो वो पहले 2-3 अटैम्प्ट से घास डाल ही नहीं रहा, 3-3 नंबर 4-4 नंबर पूछ रहा है। मतलब ग्रिड कंप्लाई नहीं हो रही 2 अटैम्प्ट से, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ ना सो फार, जितना मुझे आइडिया है। ग्रिड से इतना नहीं पूछ रहा, चैप्टर 1, 2 और 5 वाली ग्रिड है ना, पूछ लिया तो 5 पूछ लिया, 1 और 2 को इतने अहमियत नहीं दे रहा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो आने वाली अटैम्प्ट है ना, इसमें किसी भी दिन जो है ना चैप्टर नंबर 1 और 2 एग्जामिन हो जाएगा, और बहुत ज़ोर से एग्जामिन होगा। तो इसलिए मैं पूरी जान लगा के चैप्टर नंबर 1 पढ़ाता हूँ। और इसकी एक और वजह ये भी होती है कि चैप्टर नंबर 1 पढ़ने की एक बड़ी वजह ये भी है कि आपने अगर चैप्टर नंबर 1 के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं किए, आगे समझ नहीं आएगा। आगे मैं बोलता रहूँगा मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, ऑल्टरेशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, वोटिंग राइट, वोटिंग शेयर, समझ आएगा कुछ नहीं आएगा। रजिस्ट्रार कमीशन, ये क्या होता है भाई, तो ये पढ़ना ज़रूरी है ना। तो ये बेस चैप्टर है, बहुत ज़बरदस्त चैप्टर डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आ जाओ,
कहता है कि रजिस्ट्रार कमीशन का जो कमीशन जिसको हम SCCB भी कहते हैं, इसके जो ऑफिस है ना, तो हेड ऑफिस इसका कहाँ है? इस्लामाबाद में, और रीजनल ऑफिस इसके यहाँ मौजूद हैं, यहाँ मौजूद हैं। इसको याद करने का एक आसान तरीका है, ये देखो, इसको याद करने का एक आसान तरीका है, पता है क्या? PSL लिखते हो, ठीक है? इसको याद करने का तरीका है PSL प्लस फैसलाबाद प्लस सक्खर, ठीक है? हो गया याद, ठीक है, याद हो गया। नहीं ना, कहाँ है? देखो, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा। इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर, कराची किंग, पेशावर ज़ल्मी, कोयटा ग्लैडिएटर, मुल्तान सुल्तान, फैसलाबाद और सक्कर, ठीक है? तो इन सबको हमने कहाँ समेट लिया? PSL के अंदर समेट लिया। कैसा? तो याद करने के लिए ना आपको ऐसे शॉर्टकट चाहिए होते ज़िंदगी में, कि जो आपकी ज़िंदगी आसान करे। शॉर्टकट से चलो, शॉर्टकट से चलोगे तो कम चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, ज़्यादा चीज़ें याद रखनी नहीं पड़ेंगी। हो गया आंसर? ये वाला एरिया कवर हो गया, साइड कर दें इसको। अब आ जाओ इधर, हेड ऑफिस है इस्लामाबाद में, रीजनल ऑफिस का है हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, हमने जान लिया PSL प्लस फैसलाबाद सक्कर। ओके, फंक्शन क्या है? ये सारी कंपनी को रेगुलेट करता है, चाहे वो बैंक हो या NBFC हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। मैंने बताया था ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होती क्या है? ये बैंक जैसी ही होती है, लेकिन बैंक वाला काम नहीं करती। यानी कि बैंक एक ब्रॉडर लेवल पे काम करता है, ये बैंक जैसा ही काम करता है लेकिन छोटे लेवल पे करता है, स्मॉल फाइनेंसिंग करता है। ये समझ लो, तुम्हारे कोर्स का पार्ट नहीं है, इस पर मैं ज़्यादा बहस नहीं करूँगा। इंश्योरेंस और मुदारबा कंपनीज, ये क्या होती हैं? इंश्योरेंस कंपनी से सब आप वाकिफ़ हो। और मुदारबा क्या होती है? मुदारबा एक इस्लामिक फाइनेंस होती है, जिसमें एक रब्बुल माल होता है, मुदारब होता है। आपके जानने की ज़रूरत नहीं है, कभी अगर ज़िंदगी में आगे मौका मिला बताने का तो आई विल टेल यू, ठीक है? इसको ज़रा एक बार देख लो, इसमें कोई मसला कोई परेशानी तो पूछ लो। वैसे इसमें हो गई नहीं, जब तक ये रीड कर लो हम इसके ऊपर बात करते हैं। बहुत रूखी चीज़ें हैं, बोर हो रहे होगी, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। जितना इंटरेस्टिंग बनाया था नॉट फॉर प्रॉफिट को मैंने बना दिया, लेकिन ये कमीशन है, इसका ऑफिस का है, इसका दफ्तर का है, ये क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, इसमें क्या इंटरेस्टिंग है? कुछ भी नहीं है, रूखी सूखी चीज़ें हैं। हमने रीड करनी है, आगे बढ़ना है, एक बार रीड करनी है, अंडरस्टैंड करना है, आगे बढ़ना है। याद करने वाली चीज़ें ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? आ जाओ। चलो जी, बढ़ते हैं हम एक स्टेप आगे। पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ कमीशन। जैसे हमने रजिस्ट्रार की पावर ड्यूटीज़ पढ़ी थी, वैसे कमीशन की भी तो होंगी। जो ड्यूटी है ना, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या? कि ये एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को क्या करता है? रजिस्टर करता है। अलाउ सर्टेन वर्ड्स इन कंपनी, ये कौन से वर्ड्स होते हैं? नहीं, ये वाले नहीं होते। ये किस तरह के नेम होते हैं? जब मैं ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर सा कंपनी पढ़ाऊंगा ना नेक्स्ट क्लास में, जो हमारा चैप्टर है, टॉपिक है इस चैप्टर का, उसमें पढ़ाऊंगा कि अगर मैं कोई इस तरह के वर्ड्स अपनी कंपनी में डालना चाहता हूँ जिससे पब्लिक मिसलीड हो जाए, तो कमीशन पहले देखेगा कि क्या वाकई ये जेन्युइन नाम डाल रहा है, कोई मिसलीड तो नहीं करना चाह रहा लोगों को, तो फिर कमीशन मुझे इजाज़त दे देगा। मिसाल तौर पे इसके दादाजी का नाम था जरदारी, ठीक है? इसने जो है वो एक चीनी की दुकान खोली और होलसेल की, इसने नाम रखा जरदारी शुगर्स लिमिटेड। अब कमीशन के पास जो है ना, ये नाम चला गया, भाई साहब जरदारी शुगर्स लिमिटेड की एक दुकान खुल ली है, होलसेल का बड़ा काम करने जा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में इनका इरादा है, लेकिन इससे शायद ये आवाम को मैसेज चला जाए इंडायरेक्टली कि ये आसिफ अली जरदारी की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है। अब बेचारे के दादा का नाम जरदारी था, तो ये क्या करें? इसने खोल ली। इसने बोला भाई मैं अपने दादा की आखिरी ख्वाहिश पूरी करूँगा, वो मरते दम तक मुझे कहते गए कि मैं चाहता था कि मैं एक चीनी का कारोबार करूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं कर सका, बेटा मेरी बात तुम करना। अरहात भाई ने अपने दादा की इस ख्वाहिश को पूरा करते हुए चीनी का एक बड़ा होलसेलर काम शुरू करने के लिए जरदारी होलसेलर्स के नाम से एक दुकान का इनेकाद करने का चाहा। अब रजिस्ट्रार तो मना कर देगा, रजिस्ट्रार बोलेगा भाई साहब कमीशन बोलेगा तो फिर डालने दूंगा ये नाम। तो मैंने दिखाया भाई दादा का देखो आखिरी इच्छा थी, अब मैं ये नाम डालना चाहता हूँ। अगर उसको लगा कि हाँ ये नाम इंक्लूड कर देना चाहिए तो वो तुम्हें इजाज़त दे देगा, ठीक है? ऐसे एक और भी चीज़ होती है, जैसे कि
ये कबाबजीज फ्राइड चिकन है। कबाबजीज फ्राइड चिकन तो कबाबजीज पहले बना, ठीक है, कबाबजीज बेकर्स, फिर कबाबजीज पिज़्ज़ा, फिर और क्या था, कबाबजीज का क्या बन चुका है, कबाबजीज एक्सप्रेस बन चुका है, फिर ये कहीं जाके ना कबाबजीज फ्राइड चिकन पे आए। अगर ये डायरेक्ट कहते हैं कि मैं KFC के नाम से खोलना चाहता हूँ तो क्या इनको इजाज़त मिलती? नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि KFC पाकिस्तान एक ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी है ना ऐसा। तो ये किस नाम से है? कबाबजीज फ्राइड चिकन। तो कमिश्नर ने ज़रूर देखा होगा एक मरतबा कि कहीं ये मिसलीड तो नहीं होंगे, कबाबजीज फ्राइड चिकन भी KFC और वो KFC भी है, तो उन्होंने देखा होगा नहीं इनका ब्रांड नेम कबाबजीज ही है, ये पहले कबाबजीज के नाम से ही है। काफ़ी अर्से तक हाईवे पर और जो हमारा ये है दो दरिया, इस पर इनके रेस्टोरेंट ऑपरेट होते रहे, कई मॉल्स में होते रहे। उसके बाद ये आगे जाके एक्सपेंड करते 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 अब फ्राइड चिकन तक आए। तो इनको कबाबजीज फ्राइड चिकन नाम रख लेना चाहिए, इससे लोग KFC समझ के मिसलीड नहीं होंगे। एक अरसे तक हमें नहीं पता था कि KFC का असल नाम क्या है, केंटकी फ्राइड चिकन है, हमें नहीं पता था, बहुत अरसे बाद पता चला है। तो हु नोस, KFC किसी ने जो है ना वो समझ लिया कि भाई ये KFC तो चलेगा लोग, लेकिन आपस के बारे जायका बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है, टक्कर का। मैंने आखिरी बार KFC कब खाया मुझे याद नहीं है, लेकिन कबाबजीज कब खाया वो याद है, 2 दिन पहले खाया था। तो बड़े मज़े का होता है, आपस की बात है। चलो जी, ये समझ आया ये सर्टेन वर्ड्स क्या हैं? हाँ चलो, कंफर्म कर सकता है चेंजेस इन रजिस्टर्ड ऑफिस।